संसद मार्ग थाने से निकलते हुए राहुल गांधी और उनका काफिला एफआईआर दर्ज होने के बाद इसे एक जीत के तौर पर दर्ज करते हुए यहां से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अन्य नेता निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए किस तरह से जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो दरअसल इसे एक सेलिब्रेट करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। उनके लिए एक सेलिब्रेशन मोमेंट है और इस वक्त आप देख रहे हैं राहुल गांधी और साथ ही प्रियंका गांधी के काफिले को निकलते हुए संसद भवन मार्ग थाने पर तकरीबन आप समझिए कि 5 घंटे से ज़्यादा वक्त तक धरने पर बैठे रहे और एफआईआर करने पर मजबूर किया दिल्ली पुलिस को पायलट गन मामले में। ये न्याय का पहला कदम है। केस लॉन्च हुआ है। देखिए 1 महीना हो गया, छर्रे शरीर में है, 3 छर्रे आंख में है, आंख से इनको दिखाई नहीं देता है, 3-4 छर्रे दिल के पास है, साफ दिख रहा है कि एक युवा के साथ अन्याय हुआ है। और तब भी आज सुबह 11-11:30 बजे हम यहाँ आए। 1 महीने से ये घूम रहे हैं। 11:30 बजे आए, अभी 6:30 बज गए हैं, पौने 7 हो गए, तब जाके एफआईआर फाइल किए। अब आप इमेजिन कीजिए इस देश में कितने महिलाओं का बलात्कार होता है, रेप होता है, कितने बच्चों को मारा जाता है, कितने लोगों को गोली मारी जाती है, कितने लोगों के शरीर में छर्रे होते हैं। ये न्यू दिल्ली, बिल्कुल दिल्ली के बीच में पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे न्याय नहीं मिलता। जब दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही थी तो ऐसे में समूचे दल बल के साथ राहुल गांधी ने और कांग्रेस नेताओं ने यहाँ पर धरना दिया। धरने के बाद आप देखिए कि बाध्य हुई दिल्ली पुलिस, उसने अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया और उसकी कॉपी लेने के बाद अब राहुल गांधी यहाँ से निकल पड़े हैं। इस तरह से दिन भर की गहमागहमी के बाद शाम ढलने के साथ ही ये मामला अब संसद मार्ग थाने पर समाप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। के साथ मनोज कुमार। यूपी के विकास की कहानी में जापान किस तरीके से आगे बढ़ने लगा है और जापान का महत्व किस तरीके से कल दिल्ली से शुरू होकर के आज राजधानी लखनऊ तक पहुंच चुका है। सबसे पहले तो आज 5 कालिदास मुख्यमंत्री आवास पर जिस तरीके से जापान के स्कूल के बच्चे उत्तर प्रदेश के स्कूल के बच्चों से मुलाकात कर रहे थे। भाषाएं अलग अलग थी लेकिन संवाद उनके बीच में पूर्ण हो रहा था। किस तरीके से ये बात साबित हो रही थी कि भाषाओं से आगे उठ करके भी विकास के रास्ते निकाले जा सकते हैं। और 5 कालिदास मुख्यमंत्री आवास में इस तरीके के ऐसे बहुत सारी तस्वीरें और ऐसे बहुत सारे चेहरे जापान के बच्चों से लेकर के यूपी के बच्चों पर दिखाई पड़ रहा था और मुख्यमंत्री भी उस हंसी को, उस उम्मीद के निगाहों को देख रहे थे। सेल्फी हो रही थी और साथ में शुरुआत एक नए अध्याय की कि उत्तर प्रदेश के विकास में जापान लगातार मदद करने के लिए आगे आ रहा है। और कोटारो नागासाकी गवर्नर हैं जो, उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक जो हुई थी उसमें उत्तर प्रदेश में विकास को लेकर के निवेश की बात हो रही है और आने वाले समय में रोजगार भी इस तरीके के निवेश के साथ पैदा होंगे। हम लखनऊ में हैं, यह प्रदेश की राजधानी है और उत्तर प्रदेश भारत की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। 25 करोड़ से अधिक की आबादी इस राज्य में निवास करती है और अगर आप कहें तो यह उत्तर प्रदेश भारत की स्पिरिचुअल टूरिज्म का, जिसे आप हार्टलैंड ऑफ इंडिया कह सकते हैं, उस रूप में जाना जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। यूपी सरकार में लगातार सुधारों का काम जारी है और उसी क्रम को लेकर के योगी सरकार ने परिवहन विभाग की तरफ से और उस क्षेत्र में यूपी एग्रीगेटर 2026 के नए नियम लागू कर दिए हैं। एक तरफ इस नए नियम में वो ऐप जो कैब से जुड़े हुए हैं, जिन्हें आने जाने में इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे ड्राइवरों का 5 लाख का इंश्योरेंस होगा। दूसरी तरफ टर्म इंश्योरेंस भी 10 लाख का होगा। ये ड्राइवरों के हित के लिए है, लेकिन और कहीं सर्विस में अगर दिक्कत होगी तो ड्राइवरों के लिए भी मुश्किल होगा। खास तौर पे बेस प्राइसिंग में अगर वो किसी तरीके से
धोखाधड़ी करेंगे और जो क्लाइंट होगा उसके साथ धोखाधड़ी होगी तो उसकी पेनल्टी और हर्जाना भी उन्हें क्लाइंट को देना होगा और ये जुर्माने के साथ उन्हें क्लाइंट को देना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरीके से मनमाने ढंग से कैब को बुक करके लेके जाया जाता है या फिर दाम को बढ़ा लिया जाता है, कहीं ना कहीं एग्रीगेटर जो नीति आई है उस पर भी लगाम लगेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ। नए मास्टर प्लान में दिल्ली को यूरोप और अमेरिका, शंघाई से लेकर टोक्यो जैसे बनाने की बात कही जा रही है, लेकिन ज़मीनी हकीकत दिल्ली की क्या है वो आपको इस तरह से मुख्य सड़कों पर भी दिखाई देगी, जहां पर डंप पड़ा हुआ कूड़ा भी नहीं उठता, जहां पर आप देखिए तो इस तरह से सड़क का एक समूचा हिस्सा, जबकि एक बस स्टैंड है, यहाँ आप देखिए पीएनबी गीतांजलि के ठीक नीचे की स्थिति हम दिखा रहे हैं। दक्षिणी दिल्ली का इलाका है जो कि सबसे पॉश इलाका माना जाता है दिल्ली का। इस वक्त हम जहाँ मौजूद हैं ये वो इलाके हैं जहाँ से आप देखिए तो दरअसल दिल्ली को रिफ्लेक्ट किया जाता है, लेकिन यहाँ भी ऐसी हालत आपको दिखाई देगी कि पड़ा हुआ कूड़ा, मलबा और इस तरह के ढेर जो हैं वो दरअसल आपको दिल्ली की तस्वीर और ज़मीनी हकीकत बयां करते हैं। मुझे नहीं लगता, मुझे ये केवल घोषणाएं लगती हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, आपको नया मास्टर प्लान बनाने में 5 साल देर हुई है और देर कर सकते थे। पहले ये देखना चाहिए था कि जो पहला मास्टर प्लान है 2021 उस पर कितना आपने काम किया है। यदि आपको ईमानदारी से काम करना था तो पहले मास्टर प्लान का ही अगर आप पूरा कर लेते तो दिल्ली को नए मास्टर प्लान की अभी जरूरत नहीं थी, क्योंकि आपने किया कुछ नहीं है, केवल और केवल घोषणाएं इसके अंदर की हैं और सपने दिल्ली वालों को दिखाएं, इससे कुछ होने वाला नहीं। कागजों में खाका खींचना तो आसान है, लेकिन हकीकत की जमीन पर जो दृश्य हैं उन्हें झेलना बेहद मुश्किल है। वीडियो जराम के साथ मधुरेंद्र कुमार, दिल्ली। भारत पाकिस्तान सरहद से कुछ किलोमीटर की दूरी पर गांव जट्टा में 2 बाइक सवार व्यक्तियों की तरफ से एक घर पर ग्रेनेड अटैक के साथ हमला किया गया है। ग्राउंड जीरो पर किस तरह के हालात हैं, सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। ये देख सकते हैं कि ये वो घर है जहां पर देर रात मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोगों की तरफ से ग्रेनेड के साथ हमला किया गया है। ये सामने गाड़ी है, गाड़ी के शीशे टूट चुके हैं, चकनाचूर हो चुकी है ये गाड़ी। घर की बात की जाए तो इस घर में बहुत सारे जो नुकसान हुआ है, वहीं घर के जो 3 लोग थे वो भी गंभीर रूप में जख्मी हुए हैं, जिनको अस्पताल में दाखिल करवाया गया। इसी तरीके के साथ घर में जो गाड़ी, स्कूटी और जो भी सामान पड़ा था उस सभी पर इस ग्रेनेड ब्लास्ट के जो निशान हैं वो साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। और ये आपको तस्वीर दिखा देते हैं कि यहाँ पर जो ग्रेनेड फेंका गया, जो दूसरा ग्रेनेड है उसका निशान नजर आ रहा है। ये छोटा सा टोआ आपको नजर आ रहा है, इसमें यहाँ पर ग्रेनेड फेंका गया था और जैसे ही ये ब्लास्ट हुआ और इसके आसपास जो भी चीजें थी उन सभी पर निशान आपको नजर आ रहे हैं। सामने आप देख सकते हैं कि ये स्कूटी है, स्कूटी पर भी साफ तौर पर ब्लास्ट के जो निशान हैं वो नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस घटना के बाद पुलिस की तरफ से मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। एफएसएल की टीम की बात की जाए तो फोरेंसिक टीमों की तरफ से भी मौके से बहुत सारे सैंपल कलेक्ट किए गए हैं। पुलिस लगातार इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस की तरफ से पूरे इलाके के जो सीसीटीवी कैमरास हैं उनको भी खंगाला जा रहा है। और टीवी फुटेज में इस घर के बाहर मोटरसाइकिल पर 2 युवा घूमते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर अब पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस का दावा है कि जल्द से जल्द उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा जिनकी तरफ से इस घर पर ग्रेनेड के साथ अटैक किया गया है। हालांकि अब देखना होगा कि पुलिस कब तक इस मामले में डूंगाई के साथ जांच करके उन लोगों को गिरफ्तार करती है। कैमरामैन विशाल शर्मा के साथ पंकज मल्ली, अमृतसर। मुंबई के कुर्ला स्थित कुरैशी नगर में एक मकान पे बड़ा क्रेन गिरा था, इसमें 10 लोग घायल हुए थे। ये क्रेन जब एक पोकलैंड माउंटेन की मूवमेंट शुरू थी तब ये क्रेन का हादसा हुआ था। उसको लेकर 10 लोग घायल हुए थे, नज़दीकी हॉस्पिटल में दाखिल किया गया था। इसमें से 6 लोगों को साइन हॉस्पिटल में दाखिल किया गया और 4 लोगों को बाबा हॉस्पिटल में दाखिल किया गया। बीएमसी की ओर से कहा गया है कि इन लोगों की सेहत अब ठीक है। घर हमारा है, इसके ऊपर 4 लोग रहते थे, चारों लोग जख्मी है। उनको साइन हॉस्पिटल लेके जाया गया तो वहाँ से किसी बंदे ने बोला कि वहाँ नहीं है तो आर्यन में लेके जाओ। फिर आर्यन से वापस वहाँ से जो है वहाँ साइन भेजा गया है। तो ये बताइए मेरे को, जब ये हादसा हुआ आप कहाँ थे? सो रहे थे घर के अंदर। किसी घर में जहाँ जी हाँ। दबे थे तो मतलब कितने लोग दबे थे? आपने जब उठ के देखा दबे वहाँ पे ऊपर जो ऊपर वाला रूम है 4 लोग थे, चारों को मतलब
रास्ता ब्लॉक हो चुका था। वो दीवार गिरने की वजह से रास्ता ब्लॉक उसमें दबे हुए थे। तो लोगों को कैसे बाहर निकाला गया? वो स्थानीय लोगों को मदद से जो है ऊपर से छपरे के ऊपर से निकाला गया है। हादसा हुआ है, बहुत ही दर्दनाक हादसा है, जिसकी वजह से कितनी तो भी जाने जा सकती थी, लेकिन कहते हैं कि कर्मा था कि बहुत बड़ी हानि होते होते बची हुई है। बट हमारी अभी यही मांग रहेगी कि जो भी ये इतना बड़ा हादसा हुआ है उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए कोई भी अभी तक आगे आया नहीं है, या फिर अभी तक वो फाइंड आउट ही नहीं हुआ जिसकी किसकी गलती से ये चीज़ हुई है। विजय कामेश के साथ सुमित, न्यूज़ स्टेट यूपी उत्तराखंड। बिल्डर और कंस्ट्रक्शन कंपनी की लापरवाही की वजह से 3 मजदूरों की मौत हो गई और जबकि एक मजदूर जिंदगी और मौत से अस्पताल में जूझ रहा है। सुबह के वक्त एक हादसा हुआ और उसके बाद हड़कंप मच गया। इस समय हमारी मौजूदगी निर्माणाधीन ओमैक्स मॉल पर है, जिस जगह ये हादसा हुआ था। इस एरिया को पूरी तरह सील कर दिया गया है। यहाँ तमाम अधिकारियों ने स्थलीय निरीक्षण किया और उसके बाद जो जानकारी मिल रही है वो ये आ रही है कि जो कंस्ट्रक्शन कंपनी थी वो मानकों को ताक पर रखकर मजदूरों से काम करा रही थी, यानी जो सेफ्टी उपकरण थे वो मजदूरों के पास नहीं थे और सुबह का वक्त था, यानी मजदूरी करने का समय भी नहीं था। सुबह तड़के तड़के 4 मजदूरों को चौथी मंजिल पर भेज दिया जाता है सेटरिंग का काम करने के लिए, जिनके पास सेफ्टी उपकरण नहीं थे और उस दौरान सेटरिंग गिरने के बाद एक हादसा होता है और 4 मजदूर उस हादसे का शिकार होते हैं, जिसमें से 3 मजदूरों की मौत हो जाती है। बताया जा रहा है कि ये मजदूर पश्चिम बंगाल और नेपाल के रहने वाले थे। मृतकों के शवों को पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और वहीं घायल को अस्पताल में उपचार दिया जा रहा है। बात सबसे बड़ी है कि इस तरह के हादसे होते हैं लेकिन जिम्मेदारों पर कार्रवाई नहीं होती। अब देखने वाली बात होगी कि इस हादसे के जो जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई कब होगी या मजदूरों की जो जान गई है वो केवल एक गुत्थी बनकर रह जाएगी। ये तस्वीरें आपको खुद बयां कर रही है कि यहाँ पर जो हादसा हुआ था किस तरीके से निर्माणाधीन जो ऊपर की मंजिल दिखाई दे रही है वो सेटरिंग वहाँ से गिरी और उसके बाद जो मजदूर थे वो नीचे आकर गिरे और मलबा जो था उसमें दब गए और उसके बाद वो घायल हुए और उसके बाद पूरा जो घटनाक्रम था जो हमने बताया था वो रहा। अब सबसे बड़ी बात है कि इतना बड़ा हादसा हुआ पर लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं दिखाई दे रही। बस कहा जा रहा है कि मजदूर बाहर के हैं तो पूरे मामले को दबा दिया जाएगा, लेकिन देखने वाली बात होगी। प्रशासन भी दावा कर रहा है कि जो लापरवाह हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उन पर सख्त कार्रवाई होगी। धाराजी सारस्वत, न्यूज स्टेट, मथुरा। जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा को रद्द करने को लेकर राज्य सरकार की तरफ से जारी अधिसूचना को हाई कोर्ट में चुनौती दी जाने के बाद झारखंड हाई कोर्ट ने छात्रों की याचिका पर सुनवाई की और सुनवाई के बाद सरकार के रद्द करने के आदेश पर स्टे लगा दिया है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि ये वही कर्मचारी हैं जो इसी झारखंड मंत्रालय में कार्यरत हैं और सरकार के परीक्षा रद्द करने के आदेश के बाद ये तमाम लोग सड़क पर आ गए थे। एकाएक इनकी नौकरी चली गई थी, लेकिन अब इन्हें झारखंड हाई कोर्ट से राहत मिला है और इसे एक बड़ी जीत के तौर पर देख रहे हैं। हाथों में तिरंगा लेकर तमाम ये जो कर्मचारी हैं जेएसएससी सीजीएल की तरफ से चयनित कर्मचारी हैं, ये फिलहाल जश्न मना रहे हैं। तमाम लोग हैं यहाँ पर, हम उनसे बात करते हैं। ये कोर्ट से आज आपको अंतरिम राहत मिली है, किन शर्तों के साथ आपको ये राहत दी गई है? 17 तारीख की देर शाम हमें कैबिनेट के द्वारा सूचना मिली कि हमें निष्कासित किया जाता है और आज 21 तारीख है। 4 दिन के द्वारा ही माननीय न्यायालय के द्वारा बताया गया कि आप फिर से अपनी ड्यूटी करें और जो जांच की प्रक्रिया होगी जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। अंतरिम आदेश में कोर्ट ने क्या कहा है? अंतरिम आदेश तो अभी हम लोग नोटिस नहीं आया है, हम लोग पढ़े नहीं है, लेकिन हम लोग को सूचना मिली कि स्टे लग गया है और ये होती है लोकतांत्रिक विजय। ये भी कानूनी लड़ाई अभी और लंबी है। कानूनी लड़ाई चलेगी। इससे पहले भी हम लोगों ने 1.5 साल कोर्ट में लड़ाई लड़ा। अभी आप फिर से काम पर वापस लौटेंगे? हाँ, हम लोग फिर कल से मंडे से काम पर लौटेंगे। शनिवार रविवार छुट्टी रहता है सचिवालय संघ का। हम लोग मंडे से अपना ड्यूटी ज्वाइन करेंगे और उतना ही उत्साह के साथ हम अपना ड्यूटी कर्मठता के साथ भी ध्यान दें
कर्मठता के साथ, निष्ठा के साथ हम अपनी ड्यूटी करेंगे। तौर पर ये तमाम ये कर्मचारी हैं जिनकी नौकरी आज से 3 दिन पहले चली गई थी, सड़क पर थे और कोर्ट से, झारखंड हाई कोर्ट से इन्हें राहत मिली है और ये इसे अपनी एक बड़ी जीत के तौर पर देख रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश के साथ उत्तम रांची। रांची में छात्रों का आंदोलन एक बार फिर गर्म हो सकता है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं एल्बर्ट एक्का चौक के समीप खड़ा हूं, जहां पर जेएसएससी जेपीएससी रिफॉर्म मंच के छात्र यहां पर प्रदर्शन करने आ रहे थे। चूंकि रांची हाईकोर्ट में सरकार की तरफ से परीक्षाएं रद्द किए जाने की अधिसूचना को रद्द कर दिया गया है, उस पर स्टे लगा दिया है हाईकोर्ट ने और इसी स्टे लगाए जाने के खिलाफ ये छात्रों ने एक बार फिर से सरकार के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी थी और आज यहाँ पर ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राहुल गांधी का पुतला दहन करने पहुंचे थे। छात्रों का आरोप है कि इस प्रदर्शनकारी ने यहाँ इनके साथ मारपीट किया। क्या हुआ आपके साथ? हम लोग उधर से आ रहे थे पुतला लेकर और प्रशासन नहीं थे, प्रशासन के संरक्षण रहते हुए हाथ से पुतला ले गए और मारने के साथ साथ मेरा गमछा भी छीनने का कोशिश कर रहा था। पीछे फॉलो कर रहे थे। तो मैं पूछ रही हूँ कि सरकार के प्रशासन क्या कर रही है हमारे पीछे? कौन था ये जो आपका हाथ चलाया, उसको पहचान रहे हैं आप? हाँ, हमारे लड़का पकड़ाया है और प्रशासन उसको संरक्षण देने का कोशिश कर रही है। संरक्षण उससे संरक्षण दे रही है, हमारे साथ बदतमीजी हो रहा है और प्रशासन उसको संरक्षण देने का काम कर। निश्चित तौर पर तो ये देखिए हमारे साथ जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के प्रवक्ता पीयूष कुमार है। पीयूष जी, आप लोगों ने आज फिर पुतला दहन करने का कार्यक्रम किया था। सरकार ने वो आप लोगों ने 60 दिनों का वक्त दिया था, लेकिन 60 दिन से पहले आप दोबारा फिर यहाँ प्रदर्शन करने पहुँच गए। क्या बात? हम शांतिपूर्वक तरीके से मार्च कर रहे थे, उधर से कुछ गुंडे आए, हमारी बहन के साथ बदतमीजी किया, मारा इसको, इसका गला दबाया गया, दुपट्टा पकड़ कर लगे छीने। 60 दिन का आप लोगों ने वक्त दिया था सरकार को। अभी पहली सुनवाई हुई, इसी सुनवाई में अभी स्टे किया गया। जेएमएम का कहना है कि 15 दिनों का समय जो अदालत की तरफ से दिया गया है, तो आपका उसका इंतजार करना चाहिए। आज या कल के कोर्ट में सरकार ने क्यों कोई स्टैंड नहीं लिया, क्यों एक शब्द भी नहीं बोले सरकार की ओर से अधिवक्ता? ये सरकार की मंशा हम लोगों को ठगने की है। हम जब शांतिपूर्वक मार्च कर रहे थे, हमारी बहन को घसीटा गया। टीआरई 4 की परीक्षा एकल पद्धति से लिया जाए, इसी को लेकर के छात्र न्याय सत्याग्रह का आज चौथा दिन है और गर्दनीबाग में आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर धरना दे रहे हैं और उनकी मांग है कि जैसे टीआरई 1, 2 और 3 की परीक्षा एकल पद्धति से ली गई थी, उसी तरीके से टीआरई 4 की भी परीक्षा ली जाए। हमारे साथ मौजूद हैं छात्र नेता दिलीप यहाँ पर है। दिलीप, आज चौथा दिन है आप लोगों के सत्याग्रह का, क्या है सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि आया, आप लोगों से बातचीत किया कि नहीं किया? नहीं, सरकार की तरफ से कोई भी प्रतिनिधि हम लोगों से बात करने के लिए नहीं आए हैं। हम लोग तो इंतजार कर रहे हैं, हम लोग तो कह रहे हैं कि भाई वार्ता कीजिए, जहां बोलिएगा वहां हम लोग के प्रतिनिधि बात करने के लिए तैयार है। हम लोग संवाद करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि समाधान हो। हम लोग अभ्यर्थियों का हित सोचते हैं, अभ्यर्थियों के हित में हम लोग चाहते हैं कि अभ्यर्थियों के हित में फैसला लिया जाए, अभ्यर्थियों के मांगों को माना जाए। लेकिन बीपीएससी शिक्षा माफियाओं, कोचिंग माफियाओं के कहने पर, कोचिंग माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए पीटी मेंस का राग आलाप रही है। और कैसे कोचिंग माफियाओं को कैसे फायदा होगा? क्योंकि टीआरई 4 के नाम पे 2 साल तक इन लोग का कोर्स बिक चुका है, 2 साल तक कोर्स बिक चुका है। अब इनका कोर्स बिकेगा नहीं, लेकिन अगर पीटी मेंस हो जाता है तो पीटी के लिए इनका बैच फिर से चलेगा। और विज्ञापन आने से पहले ही कुछ कोचिंग वालों ने पीटी मेंस का बैच कोर्स लॉन्च कर दिया, कोर्स बेचना शुरू कर दिया और यहाँ अभ्यर्थी धरना पे बैठे हुए थे और कुछ कोचिंग वाले कोर्स बेच रहे थे। इससे ये साबित हो रहा है कि ये पहले से प्री प्लानिंग था। अगर हम लोग रोड पे उतरते थे, हमारे बाप की पगड़ियों को नीचे कुचला जाता है। ये है अभ्यर्थियों का भावना। मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से अपील कर रही हैं कि इन लोगों की जो मांग है वो मान लीजिए, ताकि इन लोगों को सड़क पर नहीं उतरना पड़े। सत्येंद्र के साथ आदित्य झा, पटना। खाद्य के लिए सुरक्षा बनाया गया एक नियम नहीं, बल्कि लोगों के लिए बड़ा कदम है। और एफडीए ने जिस तरह से रंग को लेकर परिवर्तन किया है, यह परिवर्तन महाराष्ट्र के अन्य शहरों में दिखाई देगा।
ये देखना ही उतना उचित होगा। वो तो भाई जो सही है उनका काम है करना, वो तो उनका काम है, वो तो हर आदमी के लिए अच्छा है, उनका काम सही चल रहे भाई। उनको चाह रहे आदमी अच्छी चीज़ खिलाओ, अच्छी बात करो। अभी उनको कोई गलत चीज़ खिलाना अच्छी बात नहीं, खाने की चीज़ है, हर आदमी खाता है, आप खाते हैं, हम खाते हैं और कोई खाता है। उनको अच्छे से खिलाओ, अच्छे से रखो, साफ सुथरा रखो, अच्छे से माल बनाओ, अच्छा चीज़ यूज, तेल को यूज करो। अच्छा मेरे पब्लिक चाहे कि भाई 2 रुपये ज़्यादा जाए, अच्छा चीज़ है मेरे को, कोई ख़राब चीज़। आखिरी क्वेश्चन पूछता हूँ कि जो ये मिलावट करते हैं, जो मिलावट करने वाले लोग हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? उनको क्या अवेयरनेस करेंगे? नहीं करना चाहिए, तुम एक व्यापारी बोल। हकीकत तो नहीं करना चाहिए सर, कोई भी चीज़ है मिलावट करने पहले एक बार सोचो, क्योंकि हम भी आए, हमारे किसका भी साथ क्यों ख़राब करो। दीदी आप जिलेबी खरीद रही हो, एफडी ने एक नया कानून किया है, एक नया नियम किया है कि जो रेड जिलेबी रहती है, जिसमें मिलावट रहती है, वो लोगों ने नहीं खाना चाहिए। आप क्या कहेंगे उस बारे में? मैं तो कभी जलेबी खाती नहीं, अभी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ जलेबी का। मैं ज़्यादा खाती नहीं हूँ मीठा, अभी तो ऑफिस के लिए मंगवाया है, बराबर है, लेकिन जो कलर रहता है वो शरीर को अगर हानिकारक करता है, तो जो मिलावट मतलब जो इंग्रेडिएंट हम लोग यूज़ करते हैं वो यूज़ नहीं करना चाहिए, जो शरीर को हानिकारक होता है। कुछ समझ में नहीं आता, भूख लगता है ना, तभी सब लोग सब कुछ खा लेता है। खाली दुकान वाले को हाइजीन रखना चाहिए, बाकी क्या करेंगे अभी, जब कुछ मालूम नहीं पड़ेगा ना कैसे क्या बनता है वो। विजय कामेज के साथ सुमित मुंबई। वाराणसी में गंगा उफान पर है। आलम यह है कि अब गंगा के घाट एक एक करके सभी जलमग्न हो चुके हैं। चेतावनी बिंदु के पास गंगा पहुंच चुकी है और लगातार तटवर्ती इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। मौजूद हैं वाराणसी के सबसे अत्याधुनिक और नवीनतम घाट नमो घाट में। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से सूर्य नमस्कार करती ये रेप्लिका भी धीरे धीरे गंगा में समाती जा रही है। और वाराणसी में गंगा का रौद्र रूप किस तरीके से बढ़ रहा है, ये इन तस्वीरों को लेकर के साफ समझा जा सकता है, क्योंकि पानी लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में हादसे होने के खतरे बने रहते हैं। तो इस समय जहां एक तरफ वाराणसी में गंगा अपना रौद्र रूप दिखा रही है, तो वहीं वरुणा नदी में भी लगातार पानी बढ़ता हुआ देखा जा रहा है, जिससे तटवर्ती इलाके में वन पूरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। और ये सिलसिला फिलहाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। जिस तरीके से नदी वैज्ञानिक और मौसम वैज्ञानिक कह रहे हैं कि अभी फिलहाल गंगा में जलस्तर बढ़ने का सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि बाकी जगह बारिश हो रही है। उस बारिश का असर वाराणसी के गंगा में भी साफ साफ दिखाई दे रहा है, यानी कि आने वाले दिनों में मुश्किलें और ही बढ़ सकती हैं। ऐसे में तटवर्ती इलाके में रहने वाले लोगों को और भी ज़्यादा सावधान होना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ 8 वाराणसी। कानपुर में एक तरफ गंगा का जलस्तर लगातार चढ़ता जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ दूसरी नदियों ने भी अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। कानपुर शहर के बीच से बहने वाली पांडु नदी उफान पर है और पांडु नदी के उफान की वजह से तमाम मोहल्लों में पानी भरने लगा है। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से मोहल्लों में पानी भर रहा है और लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हम इस वक्त बर्रा 8 की कच्ची बस्ती पर मौजूद हैं और यहाँ पर तमाम घरों में पानी भर चुका है और पानी भरने की वजह से तमाम लोग यहाँ से पलायन भी कर गए हैं। तमाम लोग सुरक्षित स्थानों को चले गए हैं, अपने रिश्तेदारों के यहाँ चले गए हैं। दरअसल ये पानी लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पांडु नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। आपको बता दें कि सहायता की अगर बात की जाए तो फिलहाल यहाँ के रहने वाले लोगों को किसी भी तरीके की कोई सहायता मुहैया नहीं कराई गई है। लोग अपने स्तर पर अपने घरों को छोड़ करके जा रहे हैं। लगातार लोग खुद पानी की निगरानी कर रहे हैं। तमाम ऐसे लोग जो अपने घरों को छोड़कर जा चुके हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि पानी का बहाव कम हो और उनके घरों से पानी नीचे आए, तब वो अपने घरों को वापस निकलेंगे। वहीं तमाम दूसरे लोग जो अभी भी इस बस्ती में ठहरे हुए हैं, वो लोग इस बात को लगातार नज़र गड़ाए हुए हैं, देख रहे हैं कि पानी किस तरीके से बढ़ रहा है। अगर पानी और अधिक बढ़ता है तो तमाम और लोगों को भी यहाँ से पलायन कर सकता है। आपको बता दें कि पांडु नदी में हर साल इसी तरीके की बाढ़ आती है और लोगों को परेशान होना पड़ता है, लेकिन प्रशासन अभी तक इसके लिए कोई स्थायी समाधान नहीं ढूंढ सका है। यही वजह है कि सैकड़ों परिवारों को हर साल पलायन का दंश झेलना पड़ता है। कई महीने उन्हें दूसरों के यहाँ रिश्तेदारों में और किराए के मकानों में रह करके काटने पड़ते हैं। आपको बता दें कि पांडु नदी शहर के बिल्कुल बीच से बहती है और शहर के बीच के इलाके में जब पांडु नदी में उफान आता है तो पानी भर जाता है और ये पानी भरने की समस्या साल दर साल चली आ रही है। यहाँ के लोगों को विस्थापित करने के लिए भी प्रशासन किसी तरीके का कोई इंतजाम नहीं करता। दरअसल प्रशासन ने मान लिया है कि ये लोग जो यहाँ पर रह रहे हैं वो अवैध तरीके से रह रहे हैं और निचले इलाकों में लोगों ने अपने घर बना रखे हैं।
ऐसे में उनकी सहायता प्रशासन नहीं करता, लोग खुद अपनी सहायता करते हैं। लेकिन प्रशासन के अधिकारियों का दावा जरूर है कि वो लगातार नदियों के जलस्तर की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एक तरफ यमुना का जलस्तर लगातार मॉनिटर किया जा रहा है, वहीं गंगा के जलस्तर की मॉनिटरिंग भी की जा रही है। लेकिन पांडु नदी से जो बाढ़ आती है उस पर जो पीड़ित लोग हैं उन्हें किसी भी तरीके की कोई राहत मुहैया नहीं कराई जा रही। वीडियो जर्नलिस्ट कासिफ खान, सेंटिवरी, कानपुर।